26 जनवरी वो तारीख के जब 1950 में भारत एक जमहूरी मुल्क बना और मुल्क में एक नया आईन नाफिज किया गया। किसी भी निजाम को सही ढंग से चलाने और चाक चौबंद रखने के लिए कायदे और कानून की जरूरत होती है। इसी तरह आजाद भारत के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन की जरूरत महसूस की गई। दुनिया के लंबे तहरीर शुदा भारतीय आईन को बनने में 2 बरस 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान तैयार करने वाले हमारे बुजुर्गों ने हर मसले पर अपनी राय वाज़े और साफ अंदाज में रखी। उस वक्त हमारे आईन में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। 1950 के बाद कुछ आर्टिकल्स हटाए गए और कुछ शामिल भी किए गए। समाज और मुल्क की जरूरत के मुताबिक नए कानून बनाने और पुराने कवानीन में तब्दीली का सिलसिला अभी भी जारी है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मुल्क को दरपेश हर तरह के हालात में हमारे आईन ने भरपूर राह दिखाई है और इसीलिए भारतीय आईन की दुनिया में अलग पहचान है। भारत को एक बनाने और यहाँ के अवाम को मजबूत बनाने में हमारे आईन ने अहम किरदार निभाया है। संविधान के मुताबिक भारत एक विफाक है। इसमें दोहरा सियासी निजाम है जहाँ मरकज और रियासतों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम आईन के जरिए की गई है और एक आजाद अदलिया भी है जहाँ आईन के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। हमारे आईन का डायनामिक होना भी इसकी एक अलग खूबसूरती है, यानी वक्त के साथ बदलते हुए भी इसकी अहमियत बरकरार रहती है। इसका इंतजाम आर्टिकल 368 के जरिए किया गया है। दुनिया के तमाम संविधानों की खूबियां भी भारतीय आईन में बखूबी नजर आती हैं। आज की पेशकश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अहम कवानीन और तरामीम पर गुफ्तगू की जाएगी। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है जिसमें हम बात करेंगे अपने संविधान की तारीख और इसकी खूबसूरती की। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को नए आईन को अडॉप्ट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को उसे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। लेकिन 1950 से 2024 तक के सफर में बहुत से अहम पड़ाव आए और हमारा संविधान बड़ी खूबसूरती के साथ हर मरहले को उबूर करता रहा। हर दौर में नए कवानीन के बनने और पुराने कवानीन में तब्दीली के साथ हमारे आईन ने भारतीय जमहूरियत को मजबूत बनाया है। आज हम बात करेंगे उन कवानीन और अमेंडमेंट्स की जिन्होंने भारतीय समाज को मजबूत और हमारी तरक्की को रफ्तार बख्शी। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर कानून प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग दीप साहब। आपका आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके अलावा हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले अनुराग जी से मैं जानना चाहूँगा कि जब हम संविधान के सफ़र की बात करते हैं, संविधान में कितनी कुछ तब्दीलियाँ भी आती रहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो संविधान की जो अहमियत है वो बरकरार रही और मुल्क की तरक्की को रफ्तार देता रहा। अगर हम इसके अहम मरहलों की, अहम पड़ाव की बात करें तो वो कौन कौन से पड़ाव थे जो बहुत अहम थे और आज भी उनकी अहमियत हमारे देश की तरक्की? भारत का संविधान अपने आप में एक अद्भुत संविधान है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे सामने कई तरह के मॉडल थे। एक मॉडल हमारे पास ब्रिटेन का था जहां कोई लिखित संविधान तो नहीं है लेकिन व्यवस्था संविधान की तरह ही चलती है। दूसरा संविधान हमारे पास अमेरिका का संविधान था। उसके अलावा भी संविधान थे। लगभग सभी संविधानों की बारे में चर्चा करके, उन्हें देख करके उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने हमारे संविधान की रचना की। चूंकि हमारे संविधान में बहुत जगह के प्रावधानों की अच्छाई को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, यानी जो दुनिया के दूसरे मुल्कों से जो अच्छी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी चीजें थी वो हमने शामिल की है, इसलिए हमारा संविधान थोड़ा बड़ा भी हो गया है। और इसलिए हमारे संविधान में वो सभी चीजें थी जो कि अन्य संविधानों में जो कमियां थी वो कमियों को हम लोगों ने दूर किया और संविधान सभा वाद विवाद के माध्यम से उन कमियों को देखा गया और उसके बाद भारत के संविधान में बहुत ही बृहद तौर पर उसकी व्यवस्था की गई। 1950 में जैसा कि आपने सही कहा कि कुछ प्रावधान तो 1949 को ही लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 को 15 जो प्रावधान थे वो तत्काल ही लागू हो गए, पर 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने पूरा संविधान लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन बड़ा ही पवित्र दिन था और उस दिन ही हमने 1930 में शपथ ली थी कि हम अपना अपना स्वराज बनाएंगे। 26 जनवरी 1950 से अभी तक का सफर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आसान सफर नहीं रहा।
बहुत उथल पुथल हुए और उन उथल पुथल के दौर में भी हमारा संविधान अपनी जो उसकी बारीकी थी, उसकी जो सटीकता थी, उसकी जो शक्ति थी, उसके कारण उसने अपना सामर्थ्य जनता के बीच दिखाया। 1950 में ही संविधान का जैसे ही आरंभ हुआ था तो कुछ ऐसे मामले न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिए गए थे, निश्चित किए गए थे, जिसमें कि कानूनों को और राज्यों ने जो व्यवस्था बनाई थी, जो कानून पारित किए थे, उन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यह संविधान के लागू होने के तुरंत पहले की बात है। 1950 में लागू हुआ जी। 1951 में ही कुछ प्रावधान आए, मिसाल के तौर पर कुछ आरक्षण संबंधी प्रावधान आए और उन प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया जी। मद्रास का यह मामला है जिसमें कि कुछ प्रावधान किए गए थे, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हम जानते हैं कि हमारा समाज बहुत ही डाइवर्स समाज है जी। जिसमें कमजोर वर्ग के लोग भी हैं, मजबूत वर्ग के लोग भी हैं। तो कमजोर वर्ग के लोगों को उनका स्थान देने के लिए अनुच्छेद 14 जो इक्वलिटी का प्रिंसिपल देता है, जो समानता का सिद्धांत देता है, वह खुद ही आदेश देता है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान हमें करना चाहिए। इसके कारण मद्रास राज्य ने इसके बारे में व्यवस्था की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय उस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और कहा था कि यह व्यवस्था संविधान के प्रावधान के अनुकूल नहीं है। जी। अच्छा, यहीं पर यही वो वक्त था जब हम लैंड रिफॉर्म्स की तरफ भी बात कर रहे थे। जी, ये वो वक्त था जब हम लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत कर रहे थे। क्योंकि जमींदारी की व्यवस्था पहले थी और जमींदारी का उन्मूलन करना था और कृषि प्रधान देश, और कृषि प्रधान हमारा देश था। बड़ी संख्या ऐसी थी जो गरीब थी, लाचार थी, उनके पास जमीन नहीं थी, और कुछ ऐसे वर्ग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। तो एक दूसरा डेवलपमेंट यह भी हुआ कि जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के रूप में कुछ कानून देश के कई राज्यों में आने आरंभ हुए। पहला जो डेवलपमेंट है कि आम आदमी को, जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, वह भी शिक्षा की ओर पहुंच सके, उसे मिल सके शिक्षा। इसके लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसे सर्वोच्च न्यायालय ने चंपाकम दुराई राजन का एक मामला है जिसमें उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जी। लेकिन हमारी संसद सतर्क थी, उसने अपनी गलतियों से सीखा और संविधान के आदेश के अनुसार पुनः प्रथम संशोधन लेकर आई, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला अमेंडमेंट था संविधान। ये पहला संशोधन था। इस संशोधन में 3 प्रमुख बातें थी। पहली बात तो थी कि जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको संवैधानिक जामा पहनाया गया और 15(4) अनुच्छेद 15(4) को संसद ने इनकॉर्पोरेट किया संविधान में, जिसमें कहा गया कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाई हैं, जो हजारों साल से दबे कुचले रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में संसद चाहे या राज्य चाहिए तो विशेष व्यवस्था कर सकती है। तो इस प्रकार जो मद्रास राज्य ने जो कानून बनाया था उसका एक रास्ता निकल गया, आरक्षण का एक रास्ता निकल गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी एक अपनी आशंका भी जाहिर की थी कि ऐसा ना हो कि हम दूसरों को आरक्षण के माध्यम सहयोग दें, जो मेरिट में लोग हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम काबिलियत के साथ हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरा जो उसमें महत्वपूर्ण निर्णय है वह निर्णय है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। जी। 1950 में हमारा संविधान बना और संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी लोकतंत्र के लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी प्राणवायु होती है। बिल्कुल, उसकी रूह है। जिस देश में, जिस समाज में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जिस समाज में राइट टू डिसेंट नहीं है, उस समाज में लोकतंत्र केवल दिखावटी है, केवल बनावटी है, उसका वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, दिल्ली बार काउंसिल के को चेयरमैन जनाब हिमाल अख्तर साहब। आप मारूफ वकील हैं और आज इस मौजू पर हमारे साथ डॉक्टर अनुराग दीप भी हैं और आप भी हैं। आप दोनों के तजुर्बे से हम ये जानना चाहेंगे कि संविधान का अब तक का जो हमारा ये सफर रहा कामयाबी के साथ, इसमें जो भी अहम पड़ाव आते गए, और खास तौर से अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें हिमाल साहब, कितने अहम पड़ाव आए और हमारे देश को एक नई रफ्तार दे गए, नए कानून, नए अमेंडमेंट्स दे गए। देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि ये पिछले 10 साल जो रहे हैं कानून के बदलाव में एक रेवोल्यूशन रहा है।
अभी लेटेस्ट जो आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया है 239AA, जिसमें कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो ये एक लेटेस्ट कानून है। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब जैसे इस ज़माने में CPC, CRPC और IPC, एविडेंस एक्ट, इसमें जो है ये एक अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। बहुत सारी चीज़ें जो वक्त की ज़रूरत के साथ तब्दीलियाँ होनी चाहिए थी, वो तब्दीलियाँ आई हैं। कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो हालात के मुताबिक, जैसे एविडेंस एक्ट को ले लीजिए। वकील के तौर पर कहाँ परेशानी आ रही थी, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, मैं जानना चाहूंगा कि परेशानियां कहाँ आ रही थी हमारे वकाला को। देखिए, परेशानी की मैं आज की बात करता हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है जी, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का कहीं जिक्र एविडेंस एक्ट में नहीं था। तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में हम लोगों के लिए दिक्कतें थी, तो अमेंडमेंट की ज़रूरत थी अब, लेकिन वो उन्होंने किया है। उन चीज़ों पे रिलाई अपॉन किया जा सकता है। आज की डेट में 99% जैसे बिजनेस डीलिंग भी होती है तो मोबाइल पर होती है, व्हाट्सएप पर होती है, मेल पर होती है। अब लेकिन उसकी एविडेंस के लिए कोई प्रावधान नहीं था, तो नेचुरली परेशानी होती थी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। यानी जहां हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां हमने नए नए कवानीन के जरिए, नई नई तब्दीलियों के जरिए कोशिश की है कि जहां हम डिजिटल इंडिया की बात करें, वहां हमारा संविधान भी उसके साथ कदम ताल कर सके, आत्मसात रहे। अनुराग सर से भी जानना चाहूंगा, सर ये जब हम पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक अहम पड़ाव विमेन रिजर्वेशन का भी आया। आप किस तरह से देखते हैं एक तारीखी कानून के तौर पर इसको, और ये हमारे देश की आधी आबादी को देखा जाए तो साथ में लाने में इसने क्या रोल प्ले किया है? जी जी जी, नहीं, ये बिल्कुल सही बात मेरे साथी काबिल अधिवक्ता महोदय ने भी कही है कि कुछ कानून इसमें इतने ही इस प्रकार के आए हैं कि उन्हें क्रांतिकारी कानून कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये अभी जो सबसे आखिरी संविधान संशोधन हुआ है, 106वां संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन संसद में, विशेषकर लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करता है। महिलाओं की आबादी तो आधी है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो आधा होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। ये हमारे यहाँ प्रियम्बल का भी आदेश है, मौलिक अधिकार में भी आदेश है, नीति हिंसक तत्व में भी आदेश है कि हमें सबको बराबर करना है, स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को दूर करने के लिए ये 106वां संशोधन आया 2023 में। इसके लिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया इसके लिए, और उस सत्र में उन्होंने इस संशोधन को पारित किया। तो ये अगर व्यवस्था रहेगी तो लोकतांत्रिक दृष्टि से, राजनीतिक मुद्दे पर राजनीतिक दृष्टि से लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हमको ध्यान होगा कि 92वां, 93वां, 72वां, 73वां संशोधन के द्वारा भी महिलाओं की भागीदारी को पंचायत राज में किया गया है, और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक युगांतरी कानून होगा, और जो आधी दुनिया है, आधी दुनिया को उसका हक जरूर प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इतना वक्त क्यों लगा? अगर हम इस जर्नी की बात करते हैं, आजादी के 75 वर्षों का हमने जश्न मनाया, और हम महिला रिजर्वेशन लाने में इतनी देर जो हुई, उसके क्या रीजन रहे? देखिए, उसका कारण एक तो हमारी अपनी मानसिकता भी है, क्योंकि हम लोगों ने स्त्री पुरुष के भेद को ऐसा मान लिया कि जैसे वो एक स्थायी भेद है, जबकि वह कोई स्थायी भेद नहीं है। और इसलिए ये जो मानसिकता हमारी है, जिसे आप पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता भी कह सकते हैं, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि हम अपने से जो अपने बराबर हैं उसको हम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये कहीं ना कहीं ये भाव हमारे अंदर है। दूसरा ये भी है कि जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज होती है साउथ एशिया में खास करके, वहां जो है एक हमारे ऊपर एक हम कस्टमरी सोसाइटी है। कस्टमरी सोसाइटी जो होती है उसको थोड़ा सा अपने बदलाव करने में थोड़ा समय लगता है उसको, तो इसलिए समय लगा है। ऐसा नहीं है कि इसके प्रयास नहीं शुरू हुए थे। 92-93 के दौर से ही कई संशोधन विधेयक इसके संबंध में आए, लेकिन उस समय राजनीतिक लेवल पर, राजनीतिक स्तर पर कोई एक आपस में सामंजस्य नहीं बन पाया कि यह कानून कैसे बने। कुछ लोगों का यह भ्रम था कि यदि यह कानून बन जाएगा तो केवल जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वही आ पाएंगी, बाकी जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन ये एक भ्रम ही था, ये एक भय ही था, और इस भय को दूर किया गया है। और ये उम्मीद की जाती है कि जितने भी दल हैं
वह अपने जब आरक्षण हो जाएगा तो हर तरह की महिलाओं को उसमें वो मौका देंगे। अब एक यहाँ सवाल ये भी आता है कि विभिन्नताओं वाला देश है हिमाल साहब, जहाँ हमारे देश के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग हैं, और हमारे आइन के ज़रिए ये बात कही गई और कोशिश की गई कि सभी लोग जो हैं वो बराबर माने जाएंगे, सभी को तरक्की के बराबर के मौके फराहम होंगे। सभी की तरक्की में और मुल्क के हर तबके को तरक्की की इस रफ्तार में साथ लेके चलने में हमारे संविधान ने क्या रोल प्ले किया? तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान के हर तबके को उसके पूरे हुकूक मिलें, उस बात का ख्याल उसमें रखा गया है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब में इस बात का जिक्र है और उनको हुकूक उनके मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई मुकाबला नहीं है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लेंदी ज़रूर हुआ है, लेकिन हमें हर तबके का, हर मज़हब का, हर एरिए का, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। अभी आपने एक बात कही कि महिलाओं के कानून की बात इतनी देर से क्यों आई, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो चीज़ों को, वक्त को बदलने में लगता है, टाइम लगता है, और लोगों की एक्सेप्टेंस में भी वक्त लगता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करके हम तरक्की के उस रास्ते पे जा रहे हैं, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे समाज का सोशल जो थॉट प्रोसेस होता है, कानून बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि समाज के सोच के अंदाज को बदला जाए। तो उसमें वक्त लगा है, चीज़ें चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी स्पीड कम नहीं है। हमारी स्पीड कम नहीं है। अब एक सवाल आपके ताल्लुक से ज़रूर बनता है यहाँ पर कि जहाँ हम बात करते हैं वकीलों की, आप भी पेशे से वकील हैं, संविधान ने सभी को प्रोटेक्शन दी और सभी के राइट्स को देखा जाए तो प्रोटेक्ट करने की भी बात कही गई, अदालतों ने की। अभी उसके बावजूद एक कानून आता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, क्या ज़रूरत थी हमारे मुल्क में इसकी और कितना अहम मानते हैं इसको? देखिए, ये बहुत अहम है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अगर आप उठा के देखेंगे तो हम जो लॉयर्स होते हैं हाईली क्वालिफाइड होते हैं, डबल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड सेक्शन, सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप गवर्नमेंट के, मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट ये बात कही थी कि जब हम कोर्ट में अपियर होते हैं तो वी आर कॉल्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम क्लाइंट और जज के बीच में एक चेन का काम करें और उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखें, लेकिन जब हमारी फैसिलिटीज़ की बात आती है तो वी आर स्टैंडिंग ऑन जीरो। हमें गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ नहीं देती है। हमारे लिए ना चैम्बर्स का अरेंजमेंट है, ना किसी चीज़ का, ना लाइब्रेरी का अरेंजमेंट है। इंडिपेंडेंटली अपनी जाके दुकान खोलनी रहती है, अपना सब कुछ करना रहता है, अपने कानून, फिर उसी के हिसाब से कानून की हिफाजत करनी रहती है। तो सरकार ने वो बात तो सुनी। अब अल्टीमेट लायर प्रोटेक्शन बिल उसकी तरफ एक कदम है। काम तो मेरा कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जिस समाज के जिस तबके से एक इंपॉर्टेंट काम आपने लेना है, जी। आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल का लाना जरूरी था और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन पूरे देश के लिए और देश की तरक्की के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एजुकेशन, और हमारे देश में आया राइट टू एजुकेशन। मैं अनुराग जी से जानना चाहूँगा कि ये राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट है हर देशवासी के लिए, देश के हर बच्चे के लिए? देखिए, शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति को मुक्त करती है। मुक्त करने का अर्थ है कि वह उसे, जिसे कहते हैं हम, तमसो मा ज्योतिर्गमया, कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वह देश जो तरक्की करना चाहता है, अगर उसने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए शिक्षा के संबंध में हमारे संविधान में तो प्रावधान स्पष्ट रूप से, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति के निरसक तत्व, उसमें साफ साफ कई प्रावधान शिक्षा के संबंध में किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार को लेकर, शिक्षा के मौलिक अधिकार को लेकर कोई प्रावधान भारत के संविधान में आरंभ से नहीं था। लेकिन 1993 में एक मामला आया जिसे हम कहते हैं मोहिनी जैन का मामला। मोहिनी जैन के मामले में न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बाद में, उसके कुछ दिनों के बाद, ऐसा पाया गया कि यह जो अधिकार है इसको इतना विस्तार नहीं दे सकते कि प्रोफेशनल एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट का पार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो देश है वो अब एक प्रगतिशील देश है। उसके पास इतना धन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वह शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्रोफेशनल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ में फ्री में वो प्रोवाइड कर सके। जी। इसलिए उसके ठीक बाद जेपी उन्नी कृष्णन का एक मामला आया। जेपी उन्नी कृष्णन ने कहा कि मोहिनी जैन ने जो बात रखी है
कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन यह एजुकेशन, यह जो अधिकार है, यह केवल प्राइमरी स्तर पर 14 साल तक के बच्चों को ही देना चाहिए। इस अधिकार के डिक्लेरेशन के बाद 86वां संशोधन विधेयक संविधान में प्रस्तुत किया गया और 2002 में शिक्षा के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21 क में 21 कैपिटल ए में मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। यह अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद 2009 में शिक्षा के अधिकार का एक अधिनियम भी लागू लाया गया, जिसमें कहा गया कि कंपलसरी शिक्षा, बाध्यकारी शिक्षा और फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, ये हर एक बच्चे का जिसकी उम्र 14 साल से कम है, 6 से 14 साल का बच्चा है, इसका मौलिक अधिकार है। और ये हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम है कि जहां हम देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, वहां पर एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना रोल निभा सकें और मुल्क के मुस्तकबिल को मजीद संवार सकें। अब हम बात करेंगे, हमारे जो आज स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सवालों को शामिल करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जवाबात शामिल होंगे। किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मेरा प्रश्न अनुरागदीप सर से है। सर, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू सर हम लोग ने वर्ड सोशलिज्म अडॉप्ट किया प्रियम्बल में। तो सर हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वो सोशलिज्म की बात नहीं करता है। तो सर ये एडिशन ऑफ वर्ड सोशलिज्म क्या सही था या गलत था? जी, एक अहम सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है सिद्धार्थ जी आपका। देखिए, भारत का संविधान जब बना 1950 में, तो उसके अनुच्छेद 39 ख और ग में यह साफ साफ कह दिया गया है कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप या किसी खास स्थान तक केंद्रित नहीं रहेंगे, उसका हर जगह बंटवारा होगा। तो ये बात बिल्कुल वहां स्पष्ट रूप से कह दी गई। लेकिन जो हम लोगों ने संविधान स्वीकार किया वो गांधीवादी समाजवाद था, वो वामपंथी समाजवाद नहीं था, वो एक गांधीवादी समाजवाद था, जो कि व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत जो मेरिट है, उसको तो स्थान देता ही है, पर इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो व्यक्ति जिसके पास उतना धन नहीं है उस तक भी धन पहुंचना चाहिए। इसलिए ये एक मिश्रित टाइप की व्यवस्था थी। 1976 में जो 42वें संशोधन से समाजवाद शब्द को लाया गया जी, वो कहीं ना कहीं गांधीवादी समाजवाद का ही द्योतक है। वो रूस या चीन में जो साम्यवाद है उसकी व्यवस्था का वो द्योतक नहीं है। मतलब वो भारतीय समाज जो है वो उसी को दर्शाता है, उसी को दर्शाता है वो। और हमारे संविधान में वास्तव में व्यवस्था ऑलरेडी की हुई है। आपको पता होगा और लोग जानते होंगे कि इस तरह का संविधान बनाने के लिए 1950 में भी बात हुई थी कि हमारे देश के संविधान में प्रियम्बल में समाजवाद शब्द को डाला जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उनकी टीम ने कहा कि इसे डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रावधान स्पष्ट रूप से यह बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो इतना धन नहीं कमा सकता कि केवल अपने लिए उसी के पास वो चीज धन केंद्रित रहे। सरकार को और राज्य को आदेश दिया गया है राज्य के नीति हितक तत्व में कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए कि सत्ता का ये रिसोर्सेस का, धन का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति, एक ग्रुप, एक बिजनेसमैन तक, एक खास ग्रुप के लोगों तक ना हो, बल्कि वो सभी लोगों तक पहुंचे। यानी देखा जाए तो जो हमारे संविधान की रूपरेखा थी और संविधान की रूह थी, उसी के मुताबिक उस लफ्ज को भी शामिल किया गया और वो लफ्ज किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग नहीं करता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सर, मेरा नाम अंशुमन जायसवाल है। सर, जैसे कि आप महिला और पुरुष की बराबरी की बात कर रहे थे, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, सर हमारे मतलब कि देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जो जेंडर इक्वालिटी को फॉलो नहीं करते हैं। स्पेशली जो अब हम पीनल प्रोविजंस की बात करें जो अभी रिसेंटली आए भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना हम लोग एक्सपेक्टेड था। तो क्या अब ऐसा समय आ गया कि एटलीस्ट हम पीनल प्रोविजन में जेंडर इक्वालिटी को भी एक हिस्सा बनाएं, उसका भी मतलब पीनल प्रोविजन में हिस्सा बनाएं जेंडर इक्वालिटी को? जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, मैं हिमाल साहब से भी जानना चाहूँगा कि कितना हमारे जो नए कानून हैं उनके अंदर कितनी जेंडर न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने की कोशिश की गई है? देखिए, उसमें मैं अब तक जो मैंने देखा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कह दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाबत कोई बात कही गई है। उन्होंने तो इक्वलिटी की बात की है, कुछ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ऐसा एक्सप्लेन किया है, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जैसे इम्पोर्टेंट ये था कि जैसे सोशल रिफॉर्म की बात की गई है,
देखो दो चीज़ें होती है, एक पिन्यूटिव होता है और एक रिफॉर्मेटिव होता है। तो हमारे इनको कानून को उन्होंने रिफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से जेंडर पे उतना ध्यान नहीं दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है और ऑलरेडी डिफाइन है, और इसको सिर्फ एक, जैसे कि अभी इन्होंने सर ने कहा, इसको समाज को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कानून ने आपको दे दिया कि भाई रिजर्वेशन दे दिया कि भाई इस इलाके में ये सरपंच जो है लेडी होगी। अब सरपंच तो लेडी है, लेकिन काम सारा उसका हस्बैंड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समाज में चेंजेस लाने की बात है। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा यू विल हैव टू वेट, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल पर एक मैं थोड़ा मैं सा इस पे चाहूंगा। जी जी, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और जो जेंडर इक्वलिटी की बात कह रहे हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा दो प्रावधानों की ओर। वास्तव में क्या है कि जो आपराधिक कानून है, आपराधिक कानून के ऊपर तो यह आरोप है कि वह महिलाओं के पक्ष में है, और वो आप चाहे आप ले लीजिए प्रिजम्पशन क्लॉजेस को ले लीजिए या महिलाओं से संबंधित कानून ले लीजिए, तो ये कई बार ये बात कही जाती है कि वो जरूरत से ज्यादा महिलाओं के पक्ष में झुके हुए हैं और यदा कदा उनका दुरुपयोग भी होता है। लेकिन मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हमारी आईपीसी, पुरानी आईपीसी कह लीजिए या करंट आईपीसी जो चल रही है अभी भी, क्योंकि नई जो भारतीय न्याय संहिता है वो अभी लागू नहीं हुई है, उसमें हमारे पास एक प्रावधान था जिसे हम एडल्ट्री का प्रावधान कहते हैं। वो सेक्शन 497 था, जिसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। एडल्ट्री के प्रावधान में इस प्रकार का था कि वह थोड़ा सा जेंडर को लेकर वो महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देता था, कि महिला चाहे तो वह कोई क्रिमिनल केस में मुकदमा ला सकती थी, यह संभव नहीं था। हाँ, वो डाइवोर्स का पिटीशन ला सकती थी, जुडिशियल सेपरेशन के लिए मांग कर सकती थी, लेकिन यह अधिकार पुरुष की तुलना में कम था, क्योंकि पुरुष को यह भी अधिकार प्राप्त था कि वह क्रिमिनल केस भी दूसरे पक्षकार के खिलाफ, जो व्यक्ति महिला के साथ इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कर सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे माना कि वह गलत है जी। और भारत का जो नई संहिता आई है, उन्होंने इसको एज इट इज स्वीकार कर लिया, उन्होंने ऐसा प्रावधान डाला ही नहीं। तो एक ये प्रावधान है। दूसरा मैं कहूंगा कि महिलाओं के संबंध में एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। वह दिक्कत आ रही थी कि प्रॉमिस कर लेते हैं और प्रॉमिस करने के बाद, मैरिज करने की प्रॉमिस कर लेते थे और करने के बाद शादी नहीं होती थी, इसके आरोप कई बार लगते थे। जिसे हम कहते हैं कि भाई दो लोग साथ रहना शुरू किए और वो लोग बालिग हैं इसलिए वो साथ रह सकते हैं, और उनमें से पक्षकार ने प्रॉमिस किया, पुरुष पक्षकार ने प्रॉमिस किया कि मैं शादी कर लूंगा, और वो उसने बाद में शादी नहीं की। मतलब ये आरोप प्रॉमिस टू मैरी के नाम से, जिसको हमारे नौजवान जानते हैं मुल्क तो के। इसको लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी और बहुत तरह के इसके दुरुपयोग भी हो रहे थे, कुछ मामले सही भी थे। भारत के जो नई न्याय संहिता आई है उसने इसको विशेष प्रावधान बना दिया है। इसलिए इसके कारण क्या हुआ है कि यह तो नहीं कहूंगा कि सारी चीजें ठीक हो गई हैं, पर यह जरूर कहूंगा कि एक विशेष प्रावधान बना दिया गया है कि अब ऐसे मामलों में जहां पर कि बहुत जेन्युइन केसेस हैं प्रॉमिस टू मैरी के, उन मामलों को डील किया जा सकता था। इसका एक और एडवांटेज ये हुआ लेकिन है, जहां कहीं अगर फंसाने की बात हो रही है तो वहां कहीं ना कहीं लड़के को रिलीफ भी दी गई है कि हर कोई नहीं फंसा सकता। जी, मिल सकती है। इसमें जी। ये भी बात है जी, हिमाल जी कि कुछ कहना चाहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में कभी कभी क्या होता है जी। कि उनमें कभी कभी कंफ्लिक्ट आ जाता है। अब उस कंफ्लिक्ट की गुंजाइश भी काफी कम हो गई है। जी हिमाल जी, क्या कुछ फरमाना? निर्भया केस के बाद में जो अमेंडमेंट आए हैं 376 में, जो नई अमेंडमेंट चीज़ें आई हैं, और जो हमारा पुलिस के काम करने का अंदाज रहा है, वो उसको लेडीज ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है। ये बिल्कुल ऑनेस्टली हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया? देखिए, कोर्ट तो मजबूर है, क्योंकि कोर्ट, देखिए अभी आप डिस्कस कर रहे थे, कोर्ट को कानून बनाने का इख्तियार नहीं है, उन्हें कानून को इंटरप्रेट करने का राइट है। दे कैन नॉट मेक द लॉ जी, उन्हें तो सिर्फ वो काम लेजिस्लेचर का है। तो कहीं अपनी इंटरप्रिटेशन में अब उन्होंने उनको, लेडीज को इतनी ज्यादा पावर दे दी है। हमारे यहाँ क्या है, वो होनी चाहिए थी, मैं भी इस बात का सपोर्टर हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जिस किस्म की ज्यादती थी, जिस लेवल की ज्यादती थी, कहीं लगता नहीं है कि हाँ वो जरूरत थी उस वक्त। अब ज्यादती का पहलू बदल गया, अब ज्यादती इधर आ गई है, तो मतलब होना चाहिए था, लेकिन अब इधर एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। मेरा मानना यह है कि वो कानून होना चाहिए था, लेकिन जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको भी हमें किसी न किसी नजरिए से देखना चाहिए।
किसी न किसी नजरिए से देखना चाहिए। बल्कि अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जी, किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम शची है। मेरा सवाल अनुराग सर से है। सर, जो संविधान का ऐतिहासिक जजमेंट वो केशवानंद भारती का था, जिसमें कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या प्रिंसिपल आएंगे, ये पावर भी कोर्ट के पास है डिफ़ाइन करने की। तो सर, हम कैसे तय करेंगे कि जब कोर्ट किसी प्रिंसिपल को डिफ़ाइन कर रही है वो जुडिशियल ओवररीच नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि केशवानंद भारती के 2023 में 50 साल पूरे हो गए हैं, ये 51वां साल है, और इसलिए इस सवाल का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। केशवानंद भारती के निर्णय में अब तक की सबसे बड़ी पीठ, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 और 6 से यह निर्णय किया कि भारत के संविधान का कोई भी हिस्सा संशोधित किया जा सकता है और संसद को पूरी शक्ति प्राप्त है। वह चाहे तो मौलिक अधिकार का भी संशोधन कर सकती है, प्रियम्बल का भी संशोधन कर सकती है, किसी भी शक्ति का संशोधन कर, किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इस प्रकार से संशोधन नहीं करेगी कि वह संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता हो। अगर वो मौलिक ढांचे का उल्लंघन करेगा तो वो असंवैधानिक हो जाएगा। अब इसमें यह प्रश्न जरूर है कि मौलिक ढांचा क्या है। तो उस समय भी संविधान के कुछ उस समय भी पीठ में जो न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे। उन्होंने कहा मौलिक ढांचे का मतलब है जैसे लोकतंत्र, ये एक मौलिक ढांचा है। विधि का शासन, ये एक मौलिक ढांचा है। लोकतंत्र के बिना इस देश का वह अस्तित्व नहीं रहेगा जो संविधान के सिपाहियों ने और संविधान के जो शिल्पियों ने सोचा था 1950 के दौर में। विधि का शासन अगर खत्म करके हम कोई एक पक्षीय शासन कर दें, एक पक्षीय व्यवस्था कर दें, तो वह जो है, या किसी राजा की व्यवस्था कर दें, तो यह भी वह सोच नहीं रहेगी जो कि संविधान बनाते समय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सोचा था। तो यह बात बिल्कुल सही है। अब लेकिन समय के साथ संविधान की व्याख्या के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने नए इसमें पड़ाव जोड़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर बम्बई का निर्णय ले लें हम, तो बम्बई के निर्णय में, एसआर बम्बई के निर्णय में कहा गया कि जो पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, यह देश का और संविधान का ये मौलिक ढांचे का भाग है, आधारभूत ढांचे का भाग है, और इसका संशोधन हम नहीं कर सकते। इसके बाद अगर इसके साथ ही हम देखें, इसके ठीक पहले देखें तो इंदिरा नेहरू राजनारायण के मामले में जो निर्णय 2 साल बाद ही आया था, न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है जी, वह पावर देश के संविधान के मौलिक ढांचे का एक भाग है। और इसी प्रकार 1980 में हम आ जाएं तो मिनर्वा मिल का मामला देख लें। मिनर्वा मिल के मामले में न्यायालय ने कहा कि भाग 3 और भाग 4, भाग 3 अर्थात मौलिक मूल अधिकार और भाग 4 अर्थात राज्य की नीति की नियंत्रक तत्व, इसमें से कोई बड़ा और छोटा नहीं है, दोनों बराबर हैं। अगर हमारे पास अधिकार है तो राज्य की नीति नियंत्रक तत्व में राज्य के पास शक्ति है कि वो नए कानून की रचना कर सकती है, और नए कानून की रचना करते समय कुछ सीमा तक 14 और 19 के अंतर्गत कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है। इसलिए दोनों के बीच का जो संबंध है वो एक सामंजस्यकारी संबंध है। इस तरह कई ऐसे मामले आए हैं। मिसाल के तौर पर न्यायालय की जो स्वतंत्रता है उसको कहा गया है कि यह मौलिक ढांचे का भाग है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इस 1973 से अभी तक के सफर में सर्वोच्च न्यायालय ने भिन्न भिन्न माध्यमों से, निर्णयों के माध्यमों से हमारे पास एक पिक्चर साफ कर दी है कि मौलिक ढांचा क्या है। यदि आप देखिए अभी जो नया निर्णय है, मौलिक ढांचा क्या है और हमारे जो संविधान की जो असल स्ट्रक्चर है या उसकी परिभाषा की तशरीह की बात करें, वो वक्तन फवक्तन हमारी अदालतें करती रहीं ताकि हमारे जो देश के लोग हैं वो समझें अपने संविधान को, कहीं उनको ये एहसास ना हो कि शायद ये बात कहीं छूट तो नहीं गई, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा तहरीरी संविधान, तहरीरी आइन हमारे पास है और हमें फ़ख्र है अपने आइन पर, अपने संविधान पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि इक्वालिटी की बात हुई है और अभी लेटेस्ट जजमेंट आया था राइट टू मैरिज पे, और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा माना जाता है, और समय बदल रहा है तो LGBTQ को भी अब माना गया कि वो एक कम्युनिटी है। तो सर, क्या ये जो फैसला आया था राइट टू मैरिज, वो उसको फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्या ये सही है? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डेंस में है? जी, शादी के ताल्लुक से मैं दोनों से ही चाहूँगा, इस पर पहले हिमाल जी से भी चाहूँगा, क्योंकि अदालत ने खुद कहा कि शादी फंडामेंटल राइट नहीं है जी। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप दोनों लोगों से थोड़ा थोड़ा इस पर जवाब आए ताकि हम लोग ज़्यादा जान सकें। लीगली अगर बेसिकली अगर हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक देखते हैं तो वो एक रिलीजियस सेक्रामेंट है,
क्या डिफरेंस है? अगर मुस्लिम मैरिज को देखते हैं तो दैट इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सिविल कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी तोड़ा जा सकता है, रिलीजियस सैक्रामेंट को नहीं तोड़ा जा सकता। सिविल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, रिलीजियस सैक्रामेंट की जहाँ तक अब बात करते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, तो हम उस चीज़ों में टांग नहीं अड़ा सकते। लेकिन जहाँ ये एलजीबीटी कम्युनिटी की बात होती है, सेम सेक्स मैरिजेस की बात होती है, तमाम जो भी आपने बताया, चाहे वो एक रिलीजियस हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो या पर्सनल लॉज की बात हो, सब में एक महिला और एक पुरुष की शादी की बात कही गई है। लेकिन जब सेम सेक्स मैरिज की बात आती है अनुराग सर, तो एक कोर्ट के सामने एक बड़ा मसला होता है और कोर्ट को एक फैसला देना पड़ता है इसके अंदर कि इसमें पार्लियामेंट को चाहिए कि वो इसके ताल्लुक से कोई फैसला ले या कानून बनाए। देखिए, ये जो विचार है कि समान जो सेक्स के लोग हैं वो आपस में विवाह करें, ये ऐसा विचार है जो पहली बार में आसानी से हमारे गले नहीं उतरता। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जैसे अधिकांश जो लोग होते हैं वो दाहिने हाथ से लिखते हैं और कुछ लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। जो बाएं हाथ से लिखते हैं वो एबनॉर्मल नहीं होते, वो भी नॉर्मल होते हैं। तो इसी प्रकार ये हमारे समाज में जिस तरह के लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग है, और इसलिए उन्होंने मांग की थी कि हमारे बीच के संबंध को आपराधिक घोषित किया गया है, उसको आपराधिक घोषित नहीं करना चाहिए। और इसलिए 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया 377 को उन्होंने। उसके बाद उनका एक कहना था कि हमें विवाह का भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना ओरिएंटेशन है कि हमें जो है मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल हमें हमारा अट्रैक्शन है। इस अधिकार के लिए उन्होंने मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक बड़ा धर्म संकट था। धर्म संकट यह था कि क्या वह कानून बना सकती है, क्योंकि भारत के जितने भी प्रावधान हैं विवाह संबंधी, जैसा कि सर ने बताया, अभी एक हिंदू मैरिज एक्ट है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये कहीं ना कहीं मेल और फीमेल की बात करता है। वह जो है मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल की बात नहीं करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की गई थी कि वह उन प्रावधानों में कुछ इस प्रकार से उसको करे जिसको कि लॉ की भाषा में हम रीड इनटू या रीड डाउन करते हैं कि फीमेल के साथ मेल भी पढ़ा जाए। पर सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एक तो मौलिक अधिकार यह नहीं है विवाह का अधिकार, और दूसरा 3 न्यायाधीशों ने पाया कि हम इसे कोई यूनियन की भी संज्ञा नहीं दे सकते। ये वास्तव में संसद का मूल विषय है और संसद को इस क्षेत्र में कानून बनाना चाहिए, और इसके लिए इन लोगों को चाहिए कि वो संसद की तरफ जाए। मेरा समझना है कि संसद को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये एक छोटा सा ग्रुप है, उस ग्रुप के लोग अगर आपस में विवाह करना चाहते हैं और उसके कारण समाज के दूसरे वर्ग में किसी को कोई हानि नहीं हो रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमें उनको ये मौका जरूर देना चाहिए। जरूर उसे हम विवाह का दर्जा ना दें, लेकिन जैसा कि माइनॉरिटी जजेस ने कहा है कि हमें उसे एक यूनियन बनाना चाहिए, मेरा समझना है कि उसको एक यूनियन का दर्जा संसद को देना चाहिए और दिया भी जा सकता है। लेकिन कभी भी कानून बनाने के मामले में पब्लिक विल देखनी पड़ती है कि पब्लिक क्या चाहती है, और दूसरा उसके असर समाज पर कितना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तकरीबन 160 कानून ऐसे हैं जिन पर सीधा असर पड़ेगा इस ताल्लुक से अगर कोई भी कानून आता है। तो वो तमाम पहलू हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी अदालत उज़्मा ने देखा, समझा और उसके बाद ये फैसला लिया कि अब इसके ऊपर फैसला करने या कानून बनाने का जो इख्तियार है वो हमारी पार्लियामेंट का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम दीपशिखा है। मेरा सवाल हिमाल अख्तर सर से है। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जो क्रिमिनल लॉज में नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, इसमें मौजूदा कानून थे लेकिन उनमें संशोधन ना करके रिपील करके नए लॉज लाए गए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण था कि उनमें संशोधन नहीं किया और पूरी तरह से कानून को बदल के नए कानून लाए गए हैं? देखिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये है कि ये आज की सरकार का मानना ये है कि ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे और हम उनकी दी हुई हर चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं। उनकी सोच ऐसी थी और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर, एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारी पूरी फिलॉसफी को चेंज करना था। जैसे मैंने अभी बताया, एक प्यूनिटिव होती है, एक रिफॉर्मेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा ऑफेंस है, उसको कन्विक्ट कर दिया गया लेकिन जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद अल्टीमेटली एक्सपेंसेस सरकार पे पड़ते हैं। अब कसूर भी किया, सरकार भी पे कर दिया। अब बजाय इसके उन्होंने थोड़ा रिफॉर्मेटिव किया है। हालांकि वैसे हमारी कोर्टों ने शुरू कर दिया था, कोई छोटा मोटा कन्विक्शन होता था कि भाई जाके 500 पेड़ वहां लगा दो, ये उस इलाके में जाके सफाई करा दो,
तो अब उन्होंने रिफॉर्मेटिव किया है कि समाज के लिए कुछ सेवाएं उनकी ली जाएंगी, एक ये बड़ी बात है। सोशल नंबर सर्विस वन, को शामिल किया गया उसमें। एक फिलॉसफी इसके पीछे और है जो मुझे समझ में आई है। जो पहली लैंग्वेज थी वो ऐसी लैंग्वेज थी कि जिसे सिर्फ लॉयर समझ सकते थे, जो पहली आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में था। अब उन्होंने कुछ इतना आसान किया है जो आम आदमी तक बात पहुंचेगी, तो आम आदमी तक पहुंचाने का भी एक ये रीजन है। तो बेसिकली उन्होंने पूरा थॉट प्रोसेस को बदलना था, तो इसलिए पूरा चेंज किया है। तो मुझे जो समझ में आया, बाकी तो सरकार की क्या मंशा है, बेटर टू आस्क दिस क्वेश्चन विद द गवर्नमेंट। अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा उनकी उस मुस्कुराहट की क्या वजह है, कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर फरमाएं। जी, मैं सर की बात से इत्तेफाक रखते हुए आगे ये जोड़ना चाहूँगा कि सरकार की जो नीति है वो नीति का पहला हिस्सा है डीकोलोनाइजेशन का, कि हमें जो औपनिवेशिकवाद था हमारा, उससे हमें अलग होना है। इसका मतलब था कि जो अंग्रेजीकरण है, उस अंग्रेजीकरण या जो मैकालेकरण है, इससे हमें थोड़ा अलग होना है। और इस दिशा में सरकारें कई प्रकार के कार्य कर रही है। उसी परिदृश्य में अगर हम देखें तो भारत के संविधान में संशोधन करके एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको खत्म किया गया कि 70 साल का समय हो गया, अब एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन देने की जरूरत अब उतनी नहीं है। वो कमजोर वर्ग के लोग भी नहीं हो, पढ़े लिखे हैं, अपना हित का वो खुद ही ध्यान रख सकते हैं। तो एक तो ये स्टेज उन्होंने लिया संविधान में। दूसरा, उन्होंने देखा कि ये जो कानून है हमारे 1860 के कानून है, उसमें कुछ कमियां भी हैं, तो इसलिए उसके नाम में परिवर्तन किया। और आपने देखा होगा कि उन्होंने उसका नाम को इंडियन पेनल कोड से भारतीय दंड संहिता या उसके ट्रांसलेशन की बजाय भारतीय न्याय संहिता शब्द कहा है। जी, गृह मंत्री अमित शाह महोदय जी का यह भी कहना था कि हम इस फिलॉसफी को लाना चाहते हैं लोगों के मन में, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो न्यायालय है, कि ये दंड की संहिता नहीं है, ये न्याय की संहिता है। बहुत खूब। और हम जहां बैठे हैं पुलिस के शक्ति के साथ, जेल में हम प्रिजनर को हम देख रहे हैं, या हम न्यायालय में जब हमारे पास कोई अभियुक्त आता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा काम उसे दंडित करना नहीं है, हमारा काम न्याय देना है। और जैसा कि सर ने कहा कि इसका एक उदाहरण है कम्युनिटी सर्विस, जो सेक्शन 53 में पहले जो पनिशमेंट प्रोविजन था उसको अब यहां डाल दिया गया है। और कम्युनिटी सर्विस, सर ने जैसा कहा कि कम्युनिटी सर्विस तो पहले से अस्तित्व में रहा है, उसको सरकार ने अब एक अमली जामा पहना दिया और कह दिया है कि कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट होगा। और भारतीय न्याय संहिता में 6 स्थानों पर, कम से कम 6 स्थानों पर अभिव्यक्त रूप से कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट डाल दिया गया। यहां तक कि चोरी के मामले में भी, जो बहुत ज्यादा घटित होते हैं, जो पहली बार चोरी करेगा तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको हम जेल ही भेजें। अगर हम उसे कम्युनिटी सर्विस करके हमारा सुधार सकते हैं तो न्याय हो जाता है, न्याय हो जाता है। कोशिश ये है कि एक तो हर इंसान के पास इंसाफ हासिल करने के जरिया हो, वो इंसाफ हासिल करे आसानी के साथ, और दूसरा ये है कि हमें सुधारना है, हमें हर किसी को सजा नहीं देनी, हमें सुधारना है समाज को, उसकी कोशिश की गई है। सर, आई एम एडवोकेट रुखसार। जैसा कि वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट रखा गया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सारे वकील जो हैं इसके लिए जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि ये पास हो जाए बिल, तो ये कब तक पास हो जाना चाहिए? क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रिपीटेडली है कि ये पास हो जाए, हम भी एक प्रोटेक्शन चाहते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर जी जानना चाहती हैं आप? जानना चाहती हैं कि कब तक हो जाएगा? जी, तो ये तो सरकार के हाथ में है, और हम लोगों को, क्योंकि आप एडवोकेट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्रोटेक्शन एक्ट के लिए प्रोटेस्ट करें तो शायद जल्द से जल्द पास हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है उसे हम लोग नहीं बता सकते। देखिए, सब इस मुल्क के हर तबका जो है वो अपने राइट्स को लेकर के आता है, और ये खूबसूरती है इस जमहूरियत की कि मुल्क का हर वर्ग अपने इख्तियारात के लिए यहाँ आ सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, अपने इख्तियारात को हासिल कर सकता है। और यही हमारे संविधान ने इस खूबसूरती को बरकरार रखा है पिछले 74 वर्षों से। और जहाँ जहाँ नए कवानीन की ज़रूरत पड़ी तो नए कवानीन आए, जहाँ तब्दीली की ज़रूरत हुई वहाँ तब्दीली का भी एक रास्ता था, वो भी अपनाया गया। और इन दोनों रास्तों के साथ चलते चलते आज मुल्क इस तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पूरा मुल्क का हर तबका हमारे साथ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों ख़ास मेहमानों का, तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और आज के इस प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत बनाया। हम तमाम नाजरीन को 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करते हैं और आज के इस प्रोग्राम को यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।